हेलो फ्रेंड्स। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए रेडी हो जाइए जल्दी जल्दी। हम सभी बच्चों ने इधर बीच में थोड़ा सा दबाव के कारण अल्टरनेटिंग करंट के कुछ थ्योरी को सुन लिया और मैंने ऑफलाइन में भी कुछ रिवीजन भी करवाया, तो कुछ एनर्जी बच्चों के अंदर बढ़ा है। बाकी छुट्टी में जो मैंने मेहनत किया, सब मेहनत मेरा पानी में चला गया। लेकिन चलिए, जो भी बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं कंटिन्यू, वो जुड़े रहिए और ऑनलाइन को आगे बढ़ाते हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट के थ्योरी लगभग खत्म हो गए, उसमें से एक दो को छोटा पॉइंट बचा हुआ है। हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट एंड वाटलेस करंट एंड वाटफुल करंट, ये दो को छोटा सा पॉइंट है जहां से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आ जाता है। उसको हम लोग कंप्लीट करने के लिए तैयार हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। और तब इसके बाद अगले क्लास में आपको पूरा इस चैप्टर का लगभग 50 ऑब्जेक्टिव आपको करवा देंगे और उसी 50 में गारंटेड है 8 से 9 ऑब्जेक्टिव आपको बोर्ड एग्जाम में टैली कर जाएगा। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं थ्योरी के अनुसार भी बोल रहा हूँ और ऑब्जेक्टिव के अनुसार भी बोल रहा हूँ और 2 मार्क्स के क्वेश्चन से रिलेटेड भी बातें बोल रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इसको आप लोग जो बच्चे थोड़ा सा कम पढ़ पाए हैं, ढंग से नहीं पढ़ पाए हैं, सभी लेक्चर को ईमानदारी से कंसंट्रेट होकर पूरा कर लेंगे। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे और हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है, वाटलेस करंट, वाटफुल करंट एंड हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। ये हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट शब्द से ही पता चल जाता है। शब्द से पता क्या चल जाता है कि हॉट वायर, वायर को गर्म करेंगे। और नेचुरल हम लोग समझ रहे हैं, नेचुरली किसी वायर को गर्म करेंगे तो उसका लेंथ बढ़ता है। तो लेंथ बढ़ने के कारण के कंसेप्ट के आधार पर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का निर्माण किया गया है, जिसके माध्यम से अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज का मेजरमेंट होता है। यदि हमसे पूछा जाए आमीटर और वोल्ट मीटर, ऑर्डिनरी आमीटर और वोल्ट मीटर जो होता है, उसके द्वारा डीसी सर्किट में, डीसी सर्किट समझ में आया? शुद्ध हिंदी में बोलते हैं दिष्ट धारा प्रवाहित करने वाला जो परिपथ होगा, मतलब बैटरी से सेल से जो जोड़ेंगे उस सर्किट को डीसी सर्किट बोलेंगे। डीसी सर्किट में करंट और वोल्टेज कितना है उसको मेजर किया जाता है ऑर्डिनरी आमीटर और वोल्ट मीटर के द्वारा। साधारण आमीटर या साधारण वोल्ट मीटर है, उसके द्वारा सिर्फ डीसी सर्किट का ही करंट और वोल्टेज मापा जाता है। लेकिन किसी सर्किट में अल्टरनेटिंग करंट या एसी सर्किट है, उस एसी सर्किट के करंट के को मापना हो और वोल्टेज को मापना हो, तो उसको मापने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है वो है हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पूछ देगा आपको, ऑर्डिनरी अमीटर या वोल्टमीटर के द्वारा किस धारा को मापा जाता है या किस वोल्टेज को मापा जाता है। तो हम लोग का जवाब होगा कि डीसी सर्किट में, मतलब जिस सर्किट में बैटरी जुड़ा हुआ है, उस सर्किट में करंट या उस सर्किट में 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज को मापना है, तो उसके लिए उपयोग होता है ऑर्डिनरी अमीटर और वोल्टमीटर। लेकिन एसी सर्किट में करंट और वोल्टेज को मापना है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में करंट और वोल्टेज को मापना है, तो वहां पर ऑर्डिनरी अमीटर और वोल्टमीटर का उपयोग नहीं किया जाता है। वहां पर हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, तप्त तार यंत्र, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है। अब आइए, ऑर्डिनरी अमीटर का यूज क्यों नहीं किया जाता है और हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट का यूज क्यों किया जाता है? दोनों में दो प्रिंसिपल यूज हो रहा है। ऑर्डिनरी अमीटर या वोल्ट मीटर में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कंसेप्ट पर होता है। तो किसी कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड में रखकर तो उसमें डिफ्लेक्शन होता है। और यदि करंट एक ही दिशा में फ्लो करेंगे
तो एक ही दिशा में वो रोटेट करेगा। लेकिन यदि उस कॉइल में अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करा देंगे तो उसका डिफ्लेक्शन का ऑर्डर कंटिन्यू चेंज होता रहेगा और उस पर टॉर्क कभी इस दिशा में लगेगा, कभी टॉर्क इस दिशा में लगेगा, जिसके कारण सही रूप से मेजरमेंट नहीं हो पाता है। इसीलिए वहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कंसेप्ट का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, जिसके द्वारा हम लोग अल्टरनेटिंग करंट को मापना चाहते हैं। वहाँ पर ऑर्डिनरी अमीटर का यूज नहीं होगा, तब हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है। तो हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट का यूज होने का मतलब यहाँ पर किसी वायर में जो करंट फ्लो होगा, उस करंट फ्लो होने से जो हीट उत्पन्न होता है, इस हीट उत्पन्न होने के कारण उसके वायर में जो चेंज होता है, उस चेंज के आधार पर करंट का मेजरमेंट होता है, वोल्टेज का मेजरमेंट होता है। इसलिए वहाँ पर वायर में जो लेंथ में चेंज होगा वो एक निश्चित दिशा में चेंज होगा और उसी चेंज के आधार पर मेजरमेंट होता है। इसीलिए हॉट वायर आमीटर हो या हॉट वायर वोल्ट मीटर हो, इसका उपयोग एसी सर्किट में करंट और वोल्टेज दोनों को माप सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट के द्वारा किस धारा को मापा जाता है। चार ऑप्शन होगा, डीसी, एसी, दोनों, कोई नहीं। तो आप क्या सही टिक मारेंगे? फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूं, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट के द्वारा किस धारा को मापते हैं? प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा, दोनों, कोई नहीं। तो हमारा जवाब होगा दोनों। क्या जवाब होगा? दोनों। हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट जो होगा उससे हम डीसी भी माप सकते हैं और एसी भी माप सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब देख लिए। फिर कहेगा ऑर्डिनरी अमीटर के द्वारा किस धारा को मापते हैं? अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा, डीसी, या दोनों या कोई नहीं। तो सिर्फ वहां बोलेंगे डीसी। क्या बोलेंगे? डीसी, दिष्ट धारा को मापते हैं ऑर्डिनरी अमीटर के द्वारा। तो यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आया हुआ है, आ भी सकता है, उसको ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। इस हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट के कंसेप्ट को मैं रफली आपको बोल चुका हूं। अब उसमें आइए फिगर के साथ हम लोग गप करेंगे। ऑर्डिनरी अमीटर या वोल्टमीटर के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, अल्टरनेटिंग या एसी सर्किट
में करंट तथा वोल्टेज को नहीं मापा जा सकता है, क्योंकि इसका जवाब देखिएगा, क्योंकि इसके द्वारा या क्योंकि यह मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें एसी प्रवाहित होने पर डिफ्लेक्शन विक्षेप डिफ्लेक्शन विक्षेप जो होता है का दिशा परिवर्तित होता है। मतलब इसमें है क्या, अल्टरनेटिंग करंट का दिशा बदलने के कारण उसका विक्षेप जो है वो निश्चित नहीं हो पाता है, वो दिशा के साथ विक्षेप विक्षेप भी हमेशा बदलते रहता है। इसीलिए वहां पर जो है ऑर्डिनरी अमीटर का यूज नहीं होता है। तब क्या होता है, ऑर्डिनरी यहाँ पर लिख देते हैं, ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी अमीटर ऑर्डिनरी अमीटर या वोल्ट मीटर डीसी सर्किट में करंट तथा वोल्टेज को माप सकता है। ऑर्डिनरी अमीटर और वोल्टमीटर measures the current in or voltage in DC circuit, only DC circuit, not AC circuit। AC सर्किट में मेजर नहीं कर सकता है। ये हो गया हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट के यूज करने के पीछे रीजन क्या हुआ। तो रीजन हुआ कि ऑर्डिनरी अमीटर वोल्ट मीटर एसी को नहीं माप सकता है। क्यों नहीं माप सकता है, वहां पर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज होता है, जिसके कारण करंट का दिशा बदलेगा तो उसका विक्षेप का दिशा भी बदलेगा। तो टॉर्क जो लगेगा, टॉर्क भी वहां पर विपरीत दिशा में लगेगा, इसलिए रिजल्टेंट टॉर्क जीरो हो जाता है। इसलिए वो मेजरमेंट संभव नहीं हो पाता है। तब ऑर्डिनरी क्या करता है, तो ऑर्डिनरी हमारा सिर्फ डीसी को माप सकता है। ऑर्डिनरी आमीटर और वोल्ट मीटर डीसी सर्किट में करंट और वोल्टेज को माप सकता है, ये याद रखिएगा। अब हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट क्या है, वो कैसे काम करता है, आइए उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं, उसके कंस्ट्रक्शन पर विचार करते हैं। तो जल्दी से यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम लोग पेज चेंज करेंगे और अब आएंगे हॉट इंस्ट्रूमेंट पर।
चलिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स measures the current and voltage in a AC circuit। तो कह रहा है कि तप्त तार यंत्र प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टेज को मापता है। It works on the principle of heating effect of इलेक्ट्रिक करंट। यह विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब इसमें जो डिफ्लेक्शन होता है, ध्यान देना गौर से, यहाँ पर देखेंगे हम लोग, यहाँ पर जो होगा डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हीट, और डिफ्लेक्शन क्या हुआ, विक्षेप, विक्षेप जो है वो उष्मा के समानुपाती होता है। और याद रखिएगा हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द IRMS स्क्वायर, धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। इसका मतलब हम लोग यहाँ पर कहेंगे, डायरेक्टली कहेंगे डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द IRMS स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो रूट मीन स्क्वायर करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जिसके कारण डिफ्लेक्शन एक निश्चित दिशा में होता है। तो यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन होता है करंट की दिशा पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि करंट आई नहीं लिए हैं, यहाँ रूट मीन स्क्वायर करंट लिया गया है। तो इसमें क्या होता है, इसके बनावट को हम लोग दिखाते हैं, जरा सा ध्यान से देखिएगा। डिफ्लेक्शन मतलब विक्षेप थीटा। जैसे मान लो कि ये तुम्हारा स्केल बना हुआ है, यहाँ पर स्केल शुरू में जो होता है छोटे छोटे दूरी पर होता है, धीरे धीरे वो स्केल का जो, जैसे मान लीजिए 0 है, यहाँ पर 1 देंगे तो फिर धीरे धीरे देखिएगा बढ़ जाएगा, यहाँ पर 2 होगा, फिर और धीरे धीरे बढ़ जाएगा, यहाँ पर 3 होगा। मतलब ये डिस्टेंस छोटा है, फिर डिस्टेंस अधिक है, फिर डिस्टेंस अधिक है। तो ये जो कैसे होता है, चूंकि यहाँ पर देखिएगा ये डिफ्लेक्शन जो यहाँ पर थीटा का वैल्यू है वो IRMS के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो धारा के प्रोपोर्शनल होता तो इक्वल इक्वल डिस्टेंस होता, लेकिन स्क्वायर होने के कारण, कल्पना करो गौर से, यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर इंडिकेटर होता है 0 पर। अब ये जो डिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर आया, मान लो कि ये थीटा हुआ,
तो ये जो थीटा डिफ्लेक्शन हो रहा है इसका, ये डिफ्लेक्शन करंट के स्क्वायर पर डिपेंड करता है। तो उसको हम लोग इस तरह से समझने का कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिएगा गौर से। थीटा का वैल्यू यदि प्रोपोर्शनल टू आई आर एम एस स्क्वायर है, तो यदि इसके मान को डबल करेंगे तो स्क्वायर जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। इसके मान को यदि ट्रिपल करेंगे तो इसका जो स्क्वायर होगा वो 9 हो जाएगा। तो ये थीटा का मान ध्यान दीजिएगा इस तरह से होता है। तो पहले थीटा का मान 4 है, तो यहाँ पर इतना सा डिफ्लेक्शन होगा। फिर करंट का मान डबल करेंगे, ट्रिपल करेंगे, इक्वल इक्वल डिस्टेंस से डिफ्लेक्शन नहीं होगा। यहाँ यदि 4 गुना हो रहा है, अब 9 गुना हो जाएगा। और यदि करंट के मान को 4 करेंगे तो ये स्क्वायर 16 गुना हो जाएगा। तो इसका जो डिफरेंसेस है, इक्वल इक्वल डिफरेंस नहीं होने के कारण ये जो स्केल बनाया गया है, ये जो आमीटर स्केल होता है, करंट को मापा जाता है एम्पियर में, तो ये जो स्केल बनाया जाता है वह स्केल का डिस्टेंस शुरू में छोटा है, थोड़ा सा बड़ा है, और बड़ा है, और बड़ा होते जाता है। यही कारण है 4 है, 9 है, 16 है। यहाँ डिफरेंस हुआ 5 का, यहाँ डिफरेंस हो जाएगा 7 का। ये डिफरेंसेस बढ़ते जाते हैं, इसीलिए स्केल का जो लेंथ है वो धीरे धीरे बढ़ा हुआ रहता है। चाहे अमीटर करंट को मापें या वोल्टेज को मापें, दोनों के स्केल में इस तरह से बनावट होता है। वो क्योंकि रीजन है कि यहाँ पर हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर डिपेंड करता है। तो करंट फ्लो करता है, हीट उत्पन्न होता है, हीट उत्पन्न होने से वायर के लेंथ इंक्रीज करते हैं। तो उसके बनावट को दिखा के मैं बताता हूँ कैसे वो मेजरमेंट करंट का होता है, उसको मैं दिखाता हूँ। अब यहाँ पर है कि हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट में किस वायर का यूज किया जाता है। हॉट वायर, वायर होगा, करंट फ्लो करेंगे तो हीट उत्पन्न होगा। तो प्लेटिनम इरिडियम का वायर होते हैं जो अधिक हीट का सेंसिटिव होता है, कम हीट में भी अधिक ज़्यादा फैलाव होता है उसमें, इसीलिए प्लेटिनम इरिडियम वायर होता है, लिया जाता है और उसमें करंट फ्लो कराते हैं। तो वह उसमें करंट फ्लो होने से हीट उत्पन्न होता है, हीट उत्पन्न होने से ज़्यादा वो फैलता है, उसी का यूज किया जाता है। तो चलिए आइए हम आपको बताना चाहते हैं आगे हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट के बनावट के पर डिस्कस करेंगे कैसा होता है। तो तैयार हो गए, यहाँ तक नोट करिए। तो मेन चीज़ इसमें याद रखना है, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है करंट और वोल्टेज को मापने के लिए, किसमें, एसी सर्किट में। तो एसी सर्किट में तो मापा ही जाता है, इसका यूज हम डीसी सर्किट में भी कर सकते हैं। इसीलिए हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट ऑब्जेक्टिव पूछेगा, मैं शुरू में भी बोला था, फिर बोलता हूँ, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट का उपयोग एसी और डीसी दोनों को मापने में किया जाता है। लेकिन ऑर्डिनरी अमीटर का यूज ओनली किस में होता है, डीसी को मापने में। किसको, डीसी को। राइट, याद रखिएगा। अब इसके बनावट पर हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके बनावट में क्या होता है। इसमें कहता है एक वायर लिया जाता है, ये वायर हमारा ए बी है, और यहाँ पर ये स्केल बना होता है। यहीं पर स्केल ये 0 पॉइंट पर है, छोटा छोटा दूरी पर है, ये 1 है। फिर दूरी थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, यहाँ पर 2 होगा, और दूरी बढ़ाया जाता है, ये 3 होगा। यदि अमीटर है तो उस स्केल का यूज एम्पियर में होगा, वोल्टमीटर होगा तो उसका स्केल वोल्टेज में होता है। एम्पियर में ये स्केल है, यहाँ पर है तो 0 एम्पियर, यहाँ है तो 1 एम्पियर, यहाँ है तो 2 एम्पियर, यहाँ आएगा तो 3 एम्पियर। अब ये वायर है ए बी, तो ये जो ए बी वायर आपका है, ये किसका बना हुआ है, प्लेटिनम इरिडियम, प्लेटिनम इरिडियम वायर है ये, जो हीट के लिए अधिक सेंसिटिव होता है। वो वायर एक लंबा वायर है। अब उसको यहाँ पर से एक दूसरा वायर लगाया जाता है, यहाँ पर एक दूसरा वायर होता है,
फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर होता है। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं सी, इसका नाम ले लेते हैं डी। सी डी वायर है और यहाँ पर से ध्यान दीजिएगा गंभीर होके, यहाँ पर एक पुल्ली, उसको घिरनी बना देते हैं इसे, इसको टच करते रहता है घिरनी, और इसी से इंडिकेटर जुड़ा रहता है यहाँ पर। इसको कहते हैं पॉइंटर। देखते होंगे आप लोग कि गाड़ी सबका चलाते हैं तो गाड़ी में स्केल होता है ना, उसी को आगे पीछे होता है, तो पता होता है ना कि वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा 10 किलोमीटर प्रति घंटा से गाड़ी चल रहा है, उसको वो बताता है। तो वही है पॉइंटर, ये स्केल है, पॉइंटर है, यहाँ पर स्केल है। ये पॉइंटर इससे वायर से सटा हुआ है, और इस वायर का जो दूसरा सिरा है, इस वायर का दूसरा सिरा यहाँ पर स्प्रिंग से जुड़ा होता है। अब देखेंगे गौर से, ये दोनों वायर यहाँ पर टर्मिनल है, जुड़ा हुआ है, इसी पर करंट को यहीं से टर्मिनल से जोड़कर करंट को भेजते हैं हम लोग, करंट फ्लो कराएंगे इसमें। यहाँ पर टर्मिनल है आपका, यहाँ पर जोड़ा जाता है, और इसके बीच में एक संट भी जोड़ा जाता है। आप लोगों ने सुना होगा संट, ये SHUNT होता है। माप सीमा को बढ़ाने के लिए इसके पैरेलल में एक संट को जोड़ दिया जाता है, तो संट जो जोड़ने से माप सीमा बढ़ता है। अब चले आइए क्या होता है, गौर से देखिएगा। यहाँ पर ये जो CD वायर है, CD वायर जो है ये फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर है। ये फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर होता है, जो कि ट्विस्ट होने पे जल्दी टूटता नहीं है। आपको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में भी ये कंसेप्ट बताए थे। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर इसमें क्या करना पड़ेगा, गौर से देखिएगा। इसमें जैसे करंट फ्लो कराते हैं, ये करंट इसमें फ्लो जैसे होता है, तो इस वायर में हीट उत्पन्न होता है। यहाँ पर हीट उत्पन्न होता है, इसमें हीट उत्पन्न होने से वायर का लेंथ बढ़ता है। तो यहाँ स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, यहाँ फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर से, तो ये वायर उसको खींच लेता है इधर। तो वायर जब खींचता है इधर, तो जैसे लंबाई बढ़ते जाएगा, बढ़ेगा, तो ये लंबाई बढ़कर ऐसे हो जाएगा। तो लंबाई बढ़ेगा तो नीचे आएगा, तो ये जो CD वायर है ये मूव करेगा, CD वायर मूव करेगा, और उसी से ये पुल्ली, ये इसको कहते हैं पुल्ली, पुल्ली घिरनी जैसा है, उसको छूते हुए स्पर्श करते हुए यदि नीचे आएगा, ये घूमेगा, और उसी से पॉइंटर यहाँ पर है, ये जितना नीचे आएगा ये इतना इधर घूमेगा। तो करंट का मान बढ़ेगा तो वायर का लेंथ भी बढ़ेगा, वायर का लेंथ बढ़ने से ये CD वायर नीचे की ओर खिसकेगा, तो नीचे की ओर खिसकने से यहाँ जो पुल्ली सटा हुआ है, पुल्ली से घूमेगा, और ये पॉइंटर तुम्हारा इधर घूमेगा इस तरह से। तो पॉइंटर घूमता है, तो करंट का मान बढ़ाएंगे तो हीट एनर्जी बढ़ेगा, अधिक फैलेगा वो, लेंथ उसका बढ़ेगा, तो ये घूमेगा। इस तरह से उसका मेजरमेंट होता है यहाँ पर। तो यहाँ जो करंट हो जा रहा है, ये करंट कौन करंट होता है यहाँ पर, ये I जो करंट है, ये है रूट है मीन स्क्वायर करंट। आपको बता चुका हूं मैं कि इसका यूज किया जाता है। अब ये आमीटर के बारे में मैंने बोला, ये आमीटर है, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट हुआ ये हुआ हॉट वायर आमीटर हुआ। ये आमीटर में क्या होता है, यहाँ पर पैरेलल में एक संट जोड़ा जाता है, संट जोड़ा जाता है। ये सब छोटा छोटा बात हुआ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, कोई बड़ा क्वेश्चन तो नहीं आ सकता है। यदि बड़ा क्वेश्चन तो 2 नंबर में आएगा, तो पिछले पेज में जो लिखा है स्टेटमेंट वो, और इतना सा बात लिख दीजिएगा, फिगर बना के 2 मार्क्स आपको यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर चेंज करेंगे, हॉट वायर वोल्ट मीटर लिखेंगे। तो जैसे वोल्ट मीटर लिखेंगे तो वहाँ वायर को
शंट को सीरीज में नहीं जो पैरेलल में नहीं जोड़ेंगे, वायर को सीरीज में जोड़ देंगे यहाँ पर। क्यों? आपको बताए थे वोल्टमीटर में रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए और अमीटर में रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए, इसलिए शंट को पैरेलल में जोड़कर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के मान को घटाया जाता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के मान कम से कम रखा जाता है, लेकिन वोल्टमीटर जब इसका उपयोग करेंगे तो यह स्केल को बदल देंगे। यहाँ पर ये अम्पियर अम्पियर में ये कम स्केल बना हुआ है, अब स्केल को वोल्ट में बदल देंगे और इस शंट को यहाँ से हटाकर सीरीज में जोड़ देंगे। यहाँ पर सीरीज में जोड़ देंगे तो वो वोल्टमीटर जैसा काम करने लगेगा, तो वो वोल्टमीटर जैसा काम करेगा। इस तरह से बातें होगा। ये था तुम्हारा हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट के बारे में कंसेप्ट। हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट यही है, इसको ध्यान में रखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देगा हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट में वायर में कौन सा वायर लिया जाता है, तो ये बोलिएगा, याद रखिएगा, प्लेटिनम इरिडियम वायर लेते हैं। क्या लेते हैं? प्लेटिनम इरिडियम धातु का वायर लेते हैं। एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रखिएगा। उसी में हीट एनर्जी करंट फ्लो होता है और वो हीट एनर्जी उत्पन्न होता है और उसके कारण वो एक्सपेंड होता है, फैलता है। तो फैलता है या स्प्रिंग से ये फॉस्फोर ब्राउन वायर से जुड़ा हुआ है, वह उसको नीचे खींचता है और ये पुल्ली घूम उसमें टच कराता है, स्पर्श रहता है तो पुल्ली घूमने लगता है, घूमता है तो वो इसका जो पॉइंटर है वो भी खिसकता है और उस तरह से करंट का मेजरमेंट हो जाता है। जब हॉट वायर वोल्टमीटर आएगा तो ये शंट को यहाँ पर सीरीज में जोड़ा जाएगा। शंट यहाँ पैरेलल से हट जाएगा, सीरीज में जोड़ा जाएगा और ये एम्पियर स्केल को वोल्ट स्केल में बदल दिया जाएगा और इस तरह से वह वोल्टेज को मापने लगता है। ओके, ये हुआ तुम्हारा हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट के बारे में संक्षिप्त वर्णन, जिसको हम लोग को याद रखना है। अब हम लोग दूसरा पॉइंट लेंगे, वाटलेस करंट। बड़ा अच्छा शब्द है, बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, वाटलेस करंट एंड वाटफुल करंट। ये शब्द पर हम लोग चर्चा करेंगे, तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। हम लोग टॉपिक चेंज करेंगे। इसको याद रखिएगा, 2 नंबर में भी इसको पूछा जा चुका है और ऑब्जेक्टिव तो हमेशा प्रत्येक साल पूछा जाता है कुछ ना कुछ। इसको ध्यान में रखिएगा, उसी उद्देश्य से इसको पढ़ना है। क्वेश्चन पूछा जाता है, वाटफुल एंड वाटलेस करंट के बारे में बात होगा। वाटफुल करंट है क्या, वाटलेस करंट क्या है, उसके बारे में बात होगा और उसका वैल्यू कितना होता है उसको समझेंगे। वाट वाट शब्द जो है वो उसको समझ रहे हैं हम लोग। वाट शब्द है क्या? इलेक्ट्रिक के पावर, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक, एसआई यूनिट वाट होता है। चलिए, एक शब्द समझ में आया, वाट। वाट है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। ये तो दिमाग में है। अब वाट फुल, वाटलेस मतलब कहता है कि सर्किट में, जब सर्किट में ध्यान से देखना, पावर कंज्यूम्ड हो,
पावर कंज्यूम्ड हो, शक्ति खर्च हो जिस सर्किट में होगा, और वो पावर कंज्यूम्ड जिस सर्किट में होगा और वो जिस करंट के कारण होगा, उस करंट को हम लोग कहेंगे वाटफुल करंट। और जिस करंट के कारण पावर कंज्यूम नहीं होगा, शक्ति खर्च नहीं होगा, उस करंट को कहेंगे वाटलेस करंट। ये शब्द का बहुत सिंपल मीनिंग है। वाट बोलने का मतलब पावर पर ध्यान जाना चाहिए, पावर शक्ति, और पावर कंज्यूम्ड होगा जिस करंट के कारण, तो वहां पर वाटफुल लिखेंगे। और पावर कंज्यूम्ड नहीं हो, पावर कंज्यूम्ड नहीं हो, तो वहां पर जो करंट होगा उसको कहेंगे वाट लेस करंट। समझना होगा गौर से। पावर कंज्यूम्ड हो वाटफुल, पावर कंज्यूम्ड नहीं हो वाट लेस। ये बात दिमाग में पहले सिंपल मूर्खा डिजाइन से हम बोल दिए, दिमाग में सेट कर लीजिए। अब ये करंट है सर, पावर कंज्यूम नहीं होगा, ये तो थोड़ा सोचने वाला मुद्दा है। आइए हम लोग चर्चा करते हैं। तो इस बात को हटा देते हैं यहाँ से। चलिए देख लिया आप लोग, हट गए यहाँ से। हम लोग मेन पॉइंट पर आते हैं। वाटफुल current is the component of current which power is consumed in the circuit। हम लोग इसको कहेंगे हिंदी में धारा का वह कंपोनेंट जिसके कारण परिपथ में शक्ति का व्यय हो। पावर कंज्यूम्ड हो, कॉमा वाटफुल करंट कहलाता है। थोड़ा धैर्य रखिएगा, इसको जब हम लोग फिगर बना के समझेंगे तब सब चीज क्लियर होगा। अभी खाली ये इतना सा दिमाग में आप बैठा सकते हैं अभी तक के डिस्कशन में कि करंट आईआरएमएस सुना हुआ शब्द है। किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में ऐसी सर्किट में जो करंट का मेजरमेंट हम लोग करते हैं वो करंट है आईआरएमएस। उस आईआरएमएस के कंपोनेंट पे बात करूंगा मैं अभी। उस आईआरएमएस के दो कंपोनेंट अभी मैं आपको दिखाऊंगा फिगर बना के। उन दोनों कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट के कारण सर्किट में पावर कंज्यूम्ड होगा और एक करंट कंपोनेंट के कारण पावर कंज्यूम्ड नहीं होगा। तो जिस कंपोनेंट के कारण का पावर कंज्यूम्ड होगा उसी को कहेंगे वाट फुल करंट, और जिसके कारण पावर कंज्यूम नहीं होगा उसको कहेंगे वाट लेस करंट। राइट, यही बात आपको ध्यान में रखना है। तो फिर हम लोग कहेंगे दूसरा बात, यहाँ पर एक बात हुआ, दूसरा बात बोलेंगे वाटलेस
current is the component of current which power is not consumed in the circuit. तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर धारा का वह कंपोनेंट जो परिपथ में शक्ति का व्यय पावर कंज्यूम्ड नहीं करता है, कोमा वाटलेस करेंट कहलाता है। तो नोट कर लीजिए इसको। अब उसको ग्राफ बना के बताते हैं आपको, फिगर बना के वाटलेस वाटफुल कैसे होगा और उस करंट का वैल्यू कितना होगा। बढ़े आगे, चलिए ठीक है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मैंने सोच लिया, आपको यहां पर देख लेना है। ये आरएमएस बता रहा है और इधर आपको दिखा रहा हूं मैं आई आरएमएस। दोनों के बीच का फेज डिफरेंस मान लीजिए फाई है। तो यहां पर मैं कहूंगा पी ए भी बराबर, आपने फॉर्मूला पढ़ा था, कंज्यूम पावर पी ए भी बराबर ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। ये चीज आपको मैं बताया था, थ्योरी पहले पढ़ चुके थे। पावर इन एसी सर्किट, तो एसी सर्किट के फुल साइकिल में जो एवरेज पावर होगा या ट्रू पावर जो होगा, वो ट्रू पावर तुम्हारा पी ए भी बराबर था ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, जिसमें कॉस फाई को हम लोग कहते हैं पावर फैक्टर। पावर फैक्टर बोलते हैं उसको हम लोग। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर बातें हो रही है ई आर एम एस और आई आर एम एस दोनों के बीच फेज डिफरेंस फाई मैंने दिखाया अभी यहां पर। तो आई आर एम एस के टू कंपोनेंट मुझे लेना है। आई आर एम एस के टू कंपोनेंट मैं आपको दिखाना चाहता हूं फिगर में। आइए उसको देखिएगा गौर से। एक कंपोनेंट आई आर एम एस का इस दिशा में हो जाएगा और उसका वैल्यू हो जाएगा आई आर एम एस कॉस फाई। जल्दी बोलिएगा हाँ या ना। तो कंपोनेंट याद दिला देते हैं, आप लोग को सब चीज को याद दिलाना पड़ता है। यदि यहाँ पर कोई वस्तु है, इस दिशा में कोई फोर्स लग रहा है, तो ये एंगल यदि थीटा है तो इसका कंपोनेंट इधर बोलते थे कितना, एफ कॉस थीटा, और इस दिशा में क्या बोलते थे, एफ साइन थीटा। याद होगा आपको, क्योंकि ये एंगल कितना का बन रहा है, पाई/2 90 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये एंगल थीटा है तो इधर हुआ कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर दिशा में क्या होता है, साइन होता है। इसी कंसेप्ट को यहाँ यूज कर रहे हैं हम लोग। तो चलिए आइए, अब आपको याद दिला दिए
अब आपको सोचने में दिक्कत नहीं हो। तो इस दिशा में एक्स एक्सिस की दिशा में कंपोनेंट कितना है, करंट कितना है, आई आर एम एस, और फाइव एंगल बना के इधर कितना है, ई आर एम एस। तो पावर पी बराबर लिखना है, तो पी ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। अब देखना है ई आर आई आर एम एस का इस दिशा में कंपोनेंट आपको कितना है, तो वो कंपोनेंट लेंगे आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। अच्छा से नहीं लिखा है, लिख देते हैं अच्छा से, कॉस फाइव हो गया। और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यहाँ पर एक लाइन खींचे इस दिशा में, मतलब ये एंगल पाई बाय 2 हो जाएगा। इस दिशा में कंपोनेंट हो जाएगा आई आर एम एस साइन फाइव। तो अल्टर रूट मीन स्क्वायर करंट आई आर एम एस जो है, उसके दो कंपोनेंट को आपके सामने दिखाओ फिगर में। along this IRMS cos phi, along this IRMS sin phi. There are two components of IRMS. IRMS cos phi along ERMS. ERMS का डायरेक्शन जिधर है उसी दिशा में IRMS का एक कंपोनेंट है IRMS cos phi. तो मैं यहाँ पर कहूँगा, यहाँ पर IRMS cos phi and ERMS both are in same phase. both are in सेम फेज। और फिर इसके बारे में पूछूं ईआरएमएस और आईआरएमएस साइन फाई, तो उसके बीच का फेज डिफरेंस कितना बोलेंगे, पाई बाय 2 बोलेंगे। तो यहां पर बड़ा विचार करना होगा ढंग से। अब मैं यहां पर कहूं, ध्यान दीजिएगा, आईआरएमएस के टू कंपोनेंट्स आपके हैं कौन कौन, आई आर एम एस कॉस फाई एंड आई आर एम एस साइन फाई। ये दो कंपोनेंट है। अब ये दोनों कंपोनेंट, ये दोनों में से एक तो है वाटलेस करंट और एक तो है वाटफुल करंट। इसी दोनों में से एक है वाटलेस, एक है वाटफुल करंट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है कि वाटलेस करंट निम्नलिखित में से कौन है, 4 ऑप्शन दे देगा, एक में टिक मारना है। इसी दोनों में से एक तो वाटफुल वाटलेस है। अब कौन वाटफुल है कौन वाटलेस है आपसे डिसाइड करवाएंगे, आप बताएंगे उसमें, हम अभी नहीं बताएंगे आपको कि दोनों में से कौन वाटफुल है कौन वाटलेस है। इसी दोनों में से एक वाटलेस है और एक वाटफुल है, आप ही बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। अब मैं इसका यूज करूंगा एक बार, तो मैं अब इसके बारे में विचार करता हूं, IRMS cos phi के बारे में। कहां पर है उसको देखिए, IRMS cos phi ERMS के दिशा में है कि नहीं, यस। तो मैं यह बोल सकता हूं स्टेप चेंज अब गप का। तो ये स्टेप चेंज में क्या कहेंगे आप, IRMS cos phi एंड ERMS both are in same phase। दोनों सेम फेज में है। कौन कौन, IRMS cos phi एंड IRMS दोनों सेम फेज में है। तो यहां पर यदि फेज डिफरेंस, ध्यान देना गौर से, फेज डिफरेंस को हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं, तो इस थीटा का मान 0 बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। तब मैं कहूंगा पावर कंज्यूम, ध्यान देना गौर से, पावर कंज्यूम्ड ड्यू टू IRMS cos phi, IRMS cos phi। शुद्ध हिंदी में क्या बोलेंगे, IRMS cos phi के कारण कंज्यूम पावर निकालना है। तो यहां पर से हम बच्चे थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो फॉर्मूला हो जाएगा PAV बराबर, ध्यान दीजिएगा, ERMS इंटू IRMS cos phi इंटू cos थीटा। फेज डिफरेंस का सिंबल क्या चुने हम यहाँ पर,
थीटा। तो अब याद कैसे रखोगे आप लोग, तो ऐसा देखना, कंफ्यूजन में नहीं फंसना है। ERMS IRMS इंटू कॉस फाइव। तो यहाँ पर थीटा ले लिए क्योंकि सिंबल क्या दे दिया फेज डिफरेंस का, यहाँ पर फेज डिफरेंस का सिंबल दे दिए हैं थीटा। बाद में थीटा का वैल्यू पुट करेंगे। अब यहाँ पर जैसे थीटा का वैल्यू पुट करेंगे 0, तो यहाँ पर देखोगे आप लोग पी ए भी बराबर ERMS रहेगा इंटू IRMS रहेगा इंटू कॉस फाइव रहेगा इंटू कॉस 0 कॉस थीटा। यहाँ पर कॉस 0 डिग्री लेंगे, कॉस 0 का मान क्या होगा 1। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों ध्यान देना गौर से, पी ए बी बराबर हो जाएगा ERMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाइव। और ये कॉस 0 का मान क्या हो जाएगा 1, तो कॉस 0 हो जाएगा 1। तो यहाँ पर आप लोग बताओ ड्यू टू किसके कारण, ड्यू टू IRMS कॉस फाइव। IRMS कॉस फाइव के कारण मैंने पावर निकाला, तो क्या ये पावर का वैल्यू कुछ निकला कि 0 हो गया, निकला कुछ ना कुछ। इसका मतलब हुआ पी ए भी नॉट इक्वल टू 0, पी ए भी का मान 0 नहीं हुआ। मतलब हुआ IRMS कॉस फाइव के कारण पावर कंज्यूम्ड होता है, इसीलिए ये IRMS कॉस फाइव को कहेंगे वाट फुल करंट। क्या कहेंगे इसको, वाट फुल करंट कहेंगे। तो इसलिए यहाँ पर कहेंगे आपका जो रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ पर देखिएगा, देयरफॉर IRMS cos phi is what full current। तो मैंने बोला था आपको दो कंपोनेंट होगा, दो कंपोनेंट से एक कंपोनेंट वाट फुल होगा। तो यहाँ पर दो कंपोनेंट बताए थे IRMS cos फाइव। अभी इसको मैं सोच रहा था, उसको छोड़ दिए थे, तो इसको सोचा तो इसके कारण मैंने पावर निकाला, तो पावर का वैल्यू कुछ निकला, 0 नहीं हुआ। 0 नहीं हुआ इसका मतलब पावर कंज्यूम्ड होगा, किसके कारण, IRMS cos फाइव के कारण पावर कंज्यूम्ड होता है, इसका मतलब वो वाट फुल करंट होगा। अब हम लोग चले आएंगे IRMS साइन फाइव पर। तो IRMS साइन फाइव पर चलते हैं, इसके कारण पावर कंज्यूम करना चाहते हैं। तो उसके लिए फिर ग्राफ को देखो, फिगर को खूब अच्छा से। तो आप लोग थोड़ा सा इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर IRMS cos फाइव वाट फुल करंट हो गया, इसका काम खत्म हो गया। अब हम लोग चलेंगे IRMS साइन फाइव पर चलेंगे। अब इसका भी गप कंप्लीट हो जाएगा, तब आपका माइंड काम करने लगेगा। चलिए उसका गप कंप्लीट करते हैं हम लोग जल्दी से, इसके बारे में अब सोचेंगे हम लोग। IRMS साइन फाइव, उसको फिगर में देखिए आप लोग, IRMS साइन फाइव को, IRMS साइन फाइव यहाँ पर है, इसका दिशा ये है, ERMS तुम्हारा यहाँ है, तो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस क्या बोलोगे आप, π/2 बोलोगे। क्लियर हो जाएगा बात तुरंत। तो यहाँ पर हम लोग स्पष्ट रूप से लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा तुरंत जल्दी से। ERMS एंड IRMS साइन फाइव के बीच का फेज डिफरेंस थीटा सिंबल लिए थे, यहाँ पर क्या बोल देंगे π/2। तब कहेंगे कंज्यूम्ड पावर निकालना चाहता हूं मैं, ड्यू टू किसके कारण, ड्यू टू IRMS साइन फाइव, IRMS साइन फाइव के कारण कंज्यूम्ड पावर निकालना चाहेंगे।
तो यहाँ से पावर का जो फॉर्मूला आप पढ़े थे, पी ए भी बराबर ई आर एम एस इंटू करेंट हो गया कितना, यहाँ पर ये वाला करंट लेना है हमको, आई आर एम एस इंटू साइन फाई इंटू ये हुआ वोल्टेज, ये हुआ करंट इंटू पावर फैक्टर कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा का मान क्या लिए है, π/2। तो अब वो पुट कर देंगे हम लोग यहाँ पर। तो देखिए गौर से, पी ए भी बराबर ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस साइन फाई इंटू कॉस π/2। तो जैसे π/2 लेंगे 0 हो जाएगा। तो पी ए भी इक्वल टू ई आर एम एस आई आर एम एस साइन फाई इंटू 0, 0 इंटू समथिंग 0। तो पी ए भी तुम्हारा हो गया कौन सी, 0। देयर इज नो पावर कंज्यूम्ड, पावर कंज्यूम यहाँ पर नहीं हुआ। तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया, आई आर एम एस साइन फाई के कारण पावर कंज्यूम्ड नहीं होता है, नहीं होता है। अतः आप बच्चे कह दोगे आई आर एम एस साइन फाई इज वाटलेस करेंट। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यदि आपसे पूछता है, आपको धड़ल्ले से जवाब देना होगा, ये लाइन सेट करना होगा। आई आर एम एस साइन फाई, सॉरी, आई आर एम एस साइन फाई इज वाटलेस करेंट, आई आर एम एस कॉस फाई वाटफुल करेंट, आई आर एम एस साइन फाई वाटलेस करेंट। ऑब्जेक्टिव कई तरह से यहाँ पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए। तो अब यहाँ से आपका एसिक से रिलेटेड जितने भी थ्योरी होनी चाहिए वो सारी थ्योरी को मैंने कंप्लीट कर दिया। अब आपका बचा इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, जो इस सारे क्लास से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ऑब्जेक्टिव। तो अगले क्लास में आपको 50 ऑब्जेक्टिव वाले के आपके सामने आएंगे। 6:20 या 6:15 या 6:20 में आपका समय शुरू होगा और वो लगभग 1 घंटा 10 मिनट तक होगा। उस क्लास को आप लोग ईमानदारी से ऑनेस्टली फॉलो करेंगे, दुनिया का सब काम छोड़ के उसको फॉलो करेंगे, तो गारंटेड हो जाएगा बोर्ड एग्जाम के लिए कि कुछ लिमिट मार्क्स 5 to 10 मार्क्स फिक्स्ड हो जाएगा। ओके, मिलते हैं, याद रखिएगा अगले दिन। बाय बाय।